आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बिनु स्टडी में स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप लोगों को जंतु जगत की क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन की पहले कुछ शर्तें हैं, कुछ बातें हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलें। ये जंतु जगत है, एनिमल किंगडम। तो इसको पहले हम उप जगत में, सब फाइलम में, सब किंगडम में डिवाइड करते हैं। पहले जंतु जगत है, फिर इसके बाद उप जगत आ जाता है। उप जगत में एक कोशिकीय प्राणी और दूसरा है बहुकोशिकीय प्राणी। दो में डिवीजन होता है। पहला उप जगत है एक कोश के प्राणी का और दूसरा है बहुकोश के जंतु का। हाँ, तो एक कोश के प्राणी जो है उसमें संग आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में बच्चों कौन कौन जीव आते हैं? पैरामीशियम आते हैं, यूग्लिना आते हैं, अमीबा आते हैं। हाँ, तो ये सब है। चूँकि एक कोश की है इसलिए इनको अलग रखा गया है। अब बहुकोश के में बच्चों कौन कौन आते हैं संग? पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेस है, नेमेटोडा है, एनीलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एकाइनोडर्मेटा है। तो ये बहुकोश के में भी बच्चों दो समूह बना हुआ है, एक नॉन कॉर्डेटा का और दूसरा कॉर्डेटा का। तो नॉन कॉर्डेटा में पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक आते हैं और ये इसके बाद कॉर्डेटा आता है। तो इस 10वें पर कॉर्डेटा आता है। ये पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, नेमेटोडा, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। और ये अकेला कॉर्डेटा होता है। ये कॉर्डेटा है, अकेला कॉर्डेट्स होता है। ये क्लियर हो गया। तो संग पोरीफेरा में कोशिकाएं पाई जाती हैं। पोरीफेरा जो है उसमें भी अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? पोरीफेरा में कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोई ऊतक नहीं पाई जाती। कोशिकाएं तो बहुत होती हैं इसीलिए बहुकोशिकीय जंतु है, लेकिन इसमें कोई ऊतक नहीं पाया जाता है, इसलिए सबसे अलग हो जाता है। बाकी सारे संघों में ऊतक पाए जाते हैं। हाँ, क्लियर हो गया। अब बच्चों एक बात और जान लेते हैं, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में अंतर। हाँ, नॉन कॉर्डेट्स, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता है। नॉन है, कॉर्डेट्स नहीं पाया जाता है। कॉर्डेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड अवश्य पाया जाता है। दूसरा है, इनमें क्लोम विदर नहीं होता। जीवन के किसी न किसी अवस्था में क्लोम विदर पाए जाते हैं। तीसरा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सदैव ही आहार नाल के नीचे एवं ठोस होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आहार नाल के पृष्ठ तल पर स्थित होता है तथा यह खोखला एवं नलिकाकार होता है। और चौथा है, नॉन कॉर्डेट्स में हृदय आहार नाल के ऊपर होता है। हाँ, आहार नाल जो है नीचे होगा, हृदय ऊपर होगा। इसमें कॉर्डेट्स में क्या होता है? हृदय आहार नाल के नीचे होता है, अधर तल पर स्थित होता है। नीचे साइड में अधर तल पर स्थित होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं देहगुआ के बारे में। ये क्या चीज़ होते हैं बच्चों? ये जब क्लासिफिकेशन होगा ना तो इसमें ये सब इसी के आधार पर डिवीज़न होगा। हाँ, तो देहगुआ जो है पाए जाते हैं, उन्हें जिस जीव में देहगुआ पाए जाते हैं उन्हें देहगुआ धारी कहते हैं। अब देहगुआ क्या होता है ये देख लीजिए बच्चों। ये हमारा ये जो है आहार नाल है। हाँ, ये सब आहार नाल है। ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है। हाँ, ये बॉडी वॉल। हाँ, ये जो है इसको कहते हैं, इस वॉल को कहते हैं, आहार नाल की इस बाहर वाले वॉल को कहते हैं गेट वॉल। और ये बॉडी वॉल है। इन दोनों के बीच में ये जो पाए जा रहे हैं बच्चों, ये देहगुआ है।
हाँ, ये देगुआ है। दूसरा है कूट देगुआधारी, पैचिस के रूप में पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें छद्म देगुआ होता है, मतलब पैचिस के रूप में होते हैं। जैसे ये है, ये बॉडी वॉल है ये, और ये जो है पैचिस के रूप में देगुआ पाए जाते हैं। हाँ, पूरी तरह से नहीं पाए जाते। तीसरा है कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें देगुआ नहीं पाया जाता है, जैसे ये है बॉडी वॉल है, ये गेट वाला, बीच में कुछ नहीं है, देगुआ नहीं पाया जाता है। तो देगुआ के बारे में क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, धरती पर पाए जाने वाले जितने भी प्राणी होते हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं हम लोग। धरती पे बहुत से जंतु पाए जाते, बहुत से प्राणी पाए जाते, उन्हें अलग अलग भागों में बांटते हैं हम लोग। जब अलग अलग भागों में बांटा जाता है तो उनमें तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलते हैं। हम लोग तरह तरह की चीज़ें, बिल्कुल जैसे पादप में हम लोग क्लासिफिकेशन के लिए तरह तरह की चीज़ें देखते थे, तब क्लासिफाई करते थे, वैसे जंतु में भी है। सबसे पहले हम प्राणियों में शारीरिक संगठन देखते हैं। बहुत से जंतु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। हम बहुत से जंतु शारीरिक संगठन देखते, यदि कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ जंतु है तो उनकी अंतःकोशिकीय स्तर है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। जब किसी जीव में कोशिका बिखरे हुए समूह में हो तो इस तरह की व्यवस्था कोश के स्तर का संगठन दर्शाती है। कोशिका बिखरे हुए समूह में हो तो ऐसी व्यवस्था कोश के स्तर का संगठन दर्शाती है। दूसरा है, जब कोई जीव ऊतकों से मिलकर बना हुआ होता है तो ऊतकीय स्तर का संगठन होता है। तीसरा है, यदि कोई जीव ऊतकों से मिलकर बना हो तो ऊतकीय स्तर का संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है। और डी है, यदि कोई जीव बहुत से अलग अलग अंगों से मिलकर बना है तो अंग स्तर का संगठन होता है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, यदि किसी जीव में बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, अंग तंत्र स्तर का संगठन देखने को मिलता है। हाँ, ये हो गया शारीरिक संगठन। अब आते हैं परिसंचरण पर। दो तरह का परिसंचरण होता है बच्चों। हाँ, पहला है खुला परिसंचरण, दूसरा है बंद परिसंचरण। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें कि उनका शरीर जो होता है उनमें हार्ट अपना सारा ब्लड, रक्त एक नली द्वारा एक खाली सी कैविटी में डाल देता है बच्चों। जब हार्ट ने अपना सारा ब्लड एक कैविटी में डाल दिया तो यहाँ बहता हुआ ब्लड शरीर के अलग अलग अंगों में जाएगा। यानी हार्ट ने पूरे अंगों में ब्लड को नहीं पहुंचाया बल्कि एक खाली कैविटी में डाल दिया, बाकी के अंगों से कह दिया कि यहाँ से ब्लड ले लो। इस कंडीशन को खुला परिसंचरण कहते हैं। जैसे ये हार्ट है बच्चों, ये जो है नली है और ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है, इसमें रक्त डाल दिया, ब्लड को डाल दिया, फिर इसके बाद जो है ये जो है पूरे शरीर में पहुंच रहा है। हाँ, ये पूरे शरीर में पहुंच रहा है, तो इसको कहते हैं खुला परिसंचरण। अब आते हैं बंद परिसंचरण। ये क्या होता है? अब ये हार्ट है, अब ये नली है। हाँ, एक नली मस्तिष्क की ओर जा रही है, दूसरी नली जो है वृक्क की ओर जा रही है, तीसरी नली फेफड़े की ओर जा रही है। तो ये जो है हार्ट जो है इस मस्तिष्क को ज़रूरत हो रही है तो ब्लड दे रहा है, नली द्वारा जा रहा है, और वृक्क को मतलब किडनी को ज़रूरत पड़ रही है तो उसको भी नली द्वारा पहुंचा रहा है, और फेफड़े को ज़रूरत पड़ रही है तो नली द्वारा पहुंचा रहा, मतलब हार्ट नली द्वारा पहुंचा रहा है ब्लड को।
यदि किसी जीव के शरीर में हार्ट अलग अलग अंगों तक नलियों के द्वारा ब्लड को पहुंचाकर आए, जैसे मस्तिष्क में, वृक्क में और फेफड़ों में, ऐसी कंडीशन को बंद परिसंचरण कहते हैं। ये क्लियर हो गया बच्चों? अब तीसरा है तापमान नियमन। ये क्या होता है? कुछ जीवों में हमें तापमान नियमन देखने को मिलते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान एक जैसा रखते हैं, चाहे बाहर का मौसम कैसा भी हो, ठंडा हो, गर्म हो, सब में इनका तापमान एक जैसा रहता है, बदलता नहीं है। तो ऐसी प्राणी को समतापी प्राणी कहा जाता है, समतापी प्राणी कहते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनका तापमान एक जैसा नहीं रहता है। बाहर का मौसम ठंडा है तो इनका तापमान कुछ और रहेगा, बाहर गर्मी है तो इनका तापमान कुछ और रहेगा। समय के साथ तापमान बदल रहा है तब कहा जाता है असमतापी प्राणी। हाँ, असमतापी प्राणी अर्थात ऐसे जीव जिनका तापमान बाहरी तापमान के अनुसार परिवर्तित होता है, उन्हें असमतापी प्राणी कहते हैं। चौथा है समतापी अब आते हैं समिति। ये समिति क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब किसी चीज़ को हम दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, बराबर हिस्से में बांट देते हैं तो बढ़ता है, तो वही सब समिति होता है। इसके बारे में जानते हैं। मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में ना बांट पाए तो वह चीज़ असमिति कहलाती है। जब बट जाता है तो वो समिति कहलाता है। हाँ, बराबर हिस्सों में बांटना यानी कि बाहरी तौर पर भी एक जैसा दिखना चाहिए। बराबर बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि एक हिस्सा इधर है तो इधर नहीं है, ऐसा नहीं। दोनों हिस्से बराबर एक जैसे दिखने चाहिए। यदि जब हम दो या दो से अधिक बराबर हिस्सों में बांट पाए तो उसे समिति जीव कहते हैं। समिति में दो अलग अलग कंडीशन होती हैं। पहला अक्ष है। अक्ष मतलब कि किधर से हम उस चीज़ को हम काट रहे हैं, किधर से उस चीज़ को हम काट रहे हैं। जैसे ये पेंसिल है, अब हम इसको बराबर हिस्सों में काट रहे हैं, ये है। अब इसको हम ऐसे, तो ये अक्ष है, इधर से हम काट रहे हैं, ये अक्ष है। लेकिन दो बराबर हिस्से नहीं बन रहे क्योंकि ये नोक है, इधर नोक नहीं है, इधर ऐसे है तो इधर ऐसे नहीं है, तो ये बराबर हिस्सों में नहीं कट रहा है। लेकिन हम वही ऐसे काट रहे हैं तो जो भाग इधर जा रहा है तो वही भाग इधर हो रहा है। तो इधर से हम काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं तो ये अक्ष है, जिधर से हम काटते हैं वो अक्ष होता है। हाँ, तो इसमें दो बराबर हिस्से नहीं बट रहा है, इसमें जो है दो बराबर हिस्से में बटा हुआ है। अब यदि कोई वस्तु एक से ज़्यादा अक्ष से कट कर सकते हैं, काटे जा सकते हैं, तो उसका नाम अरीय समिति कहलाता है, रेडियल सिमेट्री होता है। यदि किसी जीव या चीज़ में एक ही अक्ष मिलता है कट करने के लिए, दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए, तो उसका नाम द्विपार्श्वीय समिति, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। ठीक है बच्चों, जिस जीव में तीनों, अब आते हैं ये बच्चों, ये है, इसको हम ऐसे काटते हैं तो ये बराबर हिस्से नहीं बन रहे, लेकिन हम इसको ऐसे काट रहे हैं तो बराबर हिस्से बन रहे हैं। ये है मक्खी। हाँ, मक्खी का है, तो हम इसको ऐसे काटेंगे, इस ऐसे अक्ष से काटेंगे तो इधर का भी पार्ट इधर का भी पार्ट दोनों बराबर होगा। तो केवल एक ही अक्ष हमको मिल रहा है, सिर्फ एक ही अक्ष मिल रहा है, इसलिए इसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं। यदि किसी चीज़ में एक से ज़्यादा अक्ष हो जाए तो, जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर है, अब फ्लावर है ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, तो हम जो है ऐसे भी कर सकते हैं तो बराबर हिस्से आ जाएंगे। मेरा मन नहीं करता है ऐसे करने का, हम ऐसे भी कर सकते हैं तो बराबर मिल जाएगा। फिर मेरा मन ऐसे भी नहीं करता है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमको कई अक्ष मिल जा रहे हैं।
तो इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री और ये सिमेट्री। अब आते हैं बच्चों नए चीज़ पर। जब नए जीव का निर्माण होता है तो सबसे पहले शुरुआत में एक कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं, या एम्ब्रॉय कहते हैं, भ्रूण कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भ्रूण कहते हैं और इंग्लिश में एम्ब्रॉय कहते हैं। फिर ये विभाजन करके बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। ये जाइगोट जो है बहुत, जब डिवाइड करते हैं तो बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। जैसे ये जाइगोट है, भ्रूण है ये जो है डिवीज़न इनका होता है। तो पहले जो होते हैं, पहला जो लेयर होता है तो पहली परत होती है, फिर दूसरी परत होती है, फिर अंदर का तीसरी परत होती है, तो 3 परत बनती है। तो पहली परत को बाह्य परत कहते हैं, दूसरी परत को मध्य परत कहते हैं, तीसरी परत को अंतः परत कहते हैं। बाह्य परत को इंग्लिश में एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य परत को मीजोडर्म कहते हैं, अंतः परत को एंडोडर्म कहते हैं। हाँ, और ये तीनों परत जो होते हैं जनन परत होते हैं, इंग्लिश में इसको जर्म लेयर कहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें ये तीनों परत होती हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल 2 परत होती। मीजोडर्म एब्सेंट होता है, एक्टोडर्म एंडोडर्म तो होगा, मीजोडर्म एब्सेंट होता है। जिस जीव में तीनों जनन परत उपस्थित हो ऐसा जीव ट्रिकोरिक जीव होता है। क्या बच्चों? ट्रिकोरिक जीव कहते हैं, इंग्लिश में डिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है। यदि 2 परत उपस्थित होता है तो उसे डिप्लोप्लास्टिक, हिंदी में द्विकोरिक जीव कहते हैं। जिनमें 2 जनन परत होता है उनमें मीजोडर्म नहीं पाया जाता, केवल एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ही पाया जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? आपको हमने क्या क्या बता दिया है, जनन के परत के बारे में बता दिया है और समिति के बारे में बता दिया है और समतापी तापमान नियमन के बारे में भी बता दिया है और शारीरिक संगठन के बारे में भी बताया है और परिसंचरण के बारे में भी बताया है। और आई होप क्लासिफिकेशन के समय आपको समझ में आ जाएगा। ये सब जंतु जगत के वर्गीकरण का आधार है, बिल्कुल जैसे पादप में वर्गीकरण का आधार रखा गया था वैसे इसमें भी रखा गया है। जंतु जगत में विशेषताएं क्या है? इनके अंतर्गत आने वाले जीव यूकैरियोटिक एवं बहुकोशिकीय विषमपोषी होते हैं। ये तो मोटी सी पॉइंट है। दूसरा है, इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अतिशय अधिकता जंतु चलायमान होते, चलते फिरते रहते हैं। जिस तरह पादप जगत को अलग अलग डिवीज़न में बांटते हैं उसी तरह जंतु जगत को भी फाइलम में बांटते। फाइलम को हिंदी में संघ कहते हैं, संघ। ये संघ कहते हैं। अब एक डिवीज़न ये भी है, कुछ जीव होते हैं देगुआधारी होते हैं, देगुआधारी होते हैं। तो देगुआधारी जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीजोडर्म की कोशिका का विकास होता है। हाँ, दूसरा है एंडोडर्म से अंतः स्तर की एक थैली से देहगुआ का बनता है। हाँ, ये हो गया। इसका एग्जाम्पल कैसे है? इसमें जो होता है एनीलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा संघ आते हैं, जिसमें जो है भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मीजोडर्म की कोशिका का विकास होता है। तो इसमें जो होते हैं एनीलिडा मोलस्का आर्थ्रोपोडा संघ आते हैं। और एंडोडर्म से अंतः स्तर की एक थैली से देहगुआ का बनना, ये जो होता है इसके अंतर्गत ये काइलोडर्मेटा आता है, संघ आता है, और ये कार्डेटा आता है। तो इकाइनोडर्मेटा जो होता है नोटोकॉर्ड विहीन होता है, इसमें जो है नोटोकॉर्ड नहीं होता है और नोटोकॉर्ड युक्त कॉर्डेटा संघ आते हैं। कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है बच्चों। अब कार्डेटा का डिवीज़न है, संघ कार्डेटा का डिवीज़न, ये 2 में डिवाइड है।
ये पहला है प्रोटोकॉर्डेटा, दूसरा है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को इंग्लिश हिंदी में कशेरुकी कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा में नोटोगॉड उपस्थित होता है। लार्वा में जो एकदम लार्वा जो होते हैं उसमें अवशेषी रहते हैं, बहुत हल्का सा रहता है। लेकिन मेरुदंड इसमें जो होता है मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड उपस्थित होता है। बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, अब अंत कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पोरीफेरा के बारे में हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं। हाँ, थैंक यू।